हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। गाइस, आज हम करने जा रहे हैं। वैसे तो आपको ये वर्ल्ड का मैप दिख रहा होगा, ठीक है। वर्ल्ड के मैप के अंदर आज मैं आपको एक कॉन्टिनेंट पढ़ाऊंगी जिसका नाम है नॉर्थ अमेरिका। तो आज हम वर्ल्ड के मैप में नॉर्थ अमेरिका को पूरा डिटेल से स्टडी करेंगे। वैसे तो मैंने आपको अपनी वीडियोस में भी अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है, मैप वगैरह ड्रॉ करके, बट एक्चुअल में भी मैं आपको दिखाना चाहती थी कि नॉर्थ अमेरिका की कैसे और क्या वर्ल्ड के अंदर क्या पोजीशन है, कैसे कौन सा सी है। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको चीज़ें समझ में नहीं आती। फॉर एग्जांपल आप खुद देख सकते हो, ये है नॉर्थ अमेरिका। वर्ल्ड के मैप में यहाँ पर जो आपको दिख रहा है इसे ही कहेंगे नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका। तो अब इस नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे आज की क्लास में हम कैसे और कौन कौन से फीचर्स हैं और कैसे क्या चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो जो ये नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था नॉर्थ अमेरिका के जो नॉर्थ में कौन सा ओशियन पड़ेगा, आर्कटिक ओशियन। तो पूरा का पूरा ये नॉर्थ अमेरिका है, इसके ऊपर आर्कटिक ओशियन, वेस्ट की ओर पैसिफिक ओशियन, ईस्ट की ओर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, जिसे उत्तरी अंध महासागर भी कह देते हैं, ठीक है। ये पैसिफिक ओशियन ही आ जाएगा। और इसके साउथ में कॉन्टिनेंट की बात करें तो कौन सा कॉन्टिनेंट, दक्षिण अमेरिका, क्योंकि उत्तरी अमेरिका भी क्या है, एक कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है, ठीक है। और साउथ अमेरिका भी कॉन्टिनेंट है। तो दोनों कॉन्टिनेंट हैं ये, उत्तरी अमेरिका साउथ अमेरिका, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अभी बात करेंगे किसके द्वारा, ओशियन आपको पता चल गए। अब देखते हैं इसके बे यानी खाड़ी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है हडसन की खाड़ी, ठीक है। ये हडसन की खाड़ी, देखो खाड़ी क्या होती है, जो तीन ओर से लैंड द्वारा कवरअप हो और एक ओर से पानी के द्वारा जिसका जॉइंट हो, ठीक है। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर होगा, ऐसा जो फीचर होगा, उसे बे कहते हैं यानी खाड़ी कहते हैं। तो दिस इज अ हडसन की खाड़ी, ठीक है। हडसन की खाड़ी कहाँ पर है, ये उत्तरी अमेरिका में। हडसन की खाड़ी ये है बेफिन बे, बेफिन की खाड़ी, बेफिन बे, बेफिन की खाड़ी और हडसन की खाड़ी। और इसके अलावा यहाँ पर भी आती है साउथ में भाई, यहाँ पर आती है आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको। देखो तीन ओर से लैंड के द्वारा कवर अप और एक ओर से पानी के द्वारा मिली हुई है। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको क्या रहेगी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। अब इधर देखो, यहाँ पर भी आती है एक खाड़ी आपकी नॉर्थ अमेरिका में, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, लिखा हुआ भी है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। मैं आपको और जूम कर देती हूँ, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। जितना पॉसिबल होगा उतनी मैं चीज़ें आपको क्लियर दिखाने की कोशिश करूँगी। और यहाँ पर आती है गल्फ ऑफ अलास्का। यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये अलास्का है, ये अलास्का आपके यूएसए का पार्ट है। और ये क्या है, गल्फ ऑफ अलास्का, अलास्का की गल्फ, ठीक है, गल्फ ऑफ अलास्का। और ये गल्फ बे ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। यहाँ पर आती हैं, तो इम्पोर्टेंट तो आपको पता चल गई। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, बे के बाद, बे के बाद सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रेट यानी जल संधियाँ। तो ये जो आपका पार्ट पड़ता है ये है एशिया, एशिया का पार्ट। मैं अभी आपको वर्ल्ड के मैप में चीज़ें दिखाती हूँ दोबारा से। देखो ये है हमारा यहाँ पर ये है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका अगर आप देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका एशिया के इस पार्ट के द्वारा, इस पार्ट के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप ग्लोब पर देखोगे, वो तो मैप पर हम सारे कॉन्टिनेंट एक साथ देखने के लिए तो इसलिए स्पार्ट कर देते हैं, वैसे ये आपस में जुड़ा हुआ है। ये वाला हिस्सा किससे किससे जुड़ा हुआ है, ये वाला जुड़ा हुआ है आपका नॉर्थ अमेरिका के इस वाले पार्ट से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको साफ दिखेगा बिल्कुल, यहाँ पर ये एशिया का पार्ट है जिसे आप साइबेरिया भी कहते हो क्योंकि रूस कंट्री पड़ती है। और ये हमारा नॉर्थ अमेरिका। अब एशिया और नॉर्थ अमेरिका दोनों ही एक जल संधि के द्वारा आपस में जुड़े हुए हैं। देखो यहाँ पर दोनों ही कौन सी जल संधि के द्वारा, बेरिंग स्ट्रेट, यहाँ पर सागर भी है, ये बेरिंग सागर, बेरिंग स्ट्रेट, एशिया प्लस नॉर्थ अमेरिका। और अलास्का पड़ता है, ठीक है, अलास्का पड़ता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। यहाँ पर बेरिंग सागर भी है, बेरिंग जल संधि भी है। उसके अलावा ग्रीनलैंड, ये संसार का सबसे बड़ा आइलैंड है, संसार का सबसे बड़ा आइलैंड है ग्रीनलैंड, जो कि मैंने आपको बताया भी था। और ये जो ग्रीनलैंड है, ये जो ग्रीनलैंड आता है,
हाँ, ये ग्रीनलैंड भी एक जल संधि के द्वारा नॉर्थ अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। जल संधि का क्या नाम है? डेविस स्ट्रेट। क्या है? डेविस स्ट्रेट। इसको भी आप याद रखोगे। देखो, ग्रीनलैंड प्लस नॉर्थ अमेरिका डेविस स्ट्रेट, और एशिया प्लस नॉर्थ अमेरिका आपका बेरिंग स्ट्रेट। इतनी बात समझ में आ गई। और ये जो ग्रीनलैंड है ये बेशक आपका नॉर्थ अमेरिका के पास है, पर पॉलिटिकली बात करें तो ये डेनमार्क के साथ जुड़ा हुआ है। और ये आइसलैंड आ जाता है। आइसलैंड मैंने आपको पढ़ाया था, यूरोप का पार्ट है, यूरोप का आइलैंड आइसलैंड। और आइसलैंड और ग्रीनलैंड दोनों के बीच भी एक स्ट्रेट है, एक जल संधि है, जिसका नाम है डेनमार्क स्ट्रेट। क्या नाम है? डेनमार्क स्ट्रेट। इसको भी आप याद रखोगे। आइसलैंड प्लस ग्रीनलैंड कौन सी जल संधि? डेनमार्क स्ट्रेट। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप ध्यान से देख सकते हो। इसके बाद एक आपकी जो जल संधि है वो साउथ में भी आती है, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आपस में जोड़ती है, जिसका नाम है पनामा स्ट्रेट। जिसका नाम है पनामा स्ट्रेट। ये है बिल्कुल साउथ में आपकी पनामा स्ट्रेट। ठीक है, पनामा स्ट्रेट यहाँ पर आती है, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को आपस में जोड़ती है। तो स्ट्रेट आपने सारी देख ली। उसके बाद मैंने आपको लेक्स भी कराई थी। अब देख लो, ये रही वो सारी लेक्स जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सुपीरियर, ये रही आपकी लेक सुपीरियर। एल लेक को दर्शा रहा। लेक सुपीरियर संसार की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील। ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका की भी सबसे बड़ी। उसके बाद मिशिगन, हयूरन, ईरी, ओंटेरियो, और ओंटेरियो के साथ सेंट लॉरेंस नदी ये जा रही है। और ये जो सेंट लॉरेंस रिवर है ये यहाँ से देखो, सारी रिवर्स सारी लेक्स है जो आपस में जुड़ी हुई हैं। आप देख सकते हो, ये इससे जुड़ रही है, ये इससे जुड़ रही है, फिर ये इससे जुड़ गई, और ईरी ओंटारियो से जुड़ गई, और ये सारी फिर यहाँ पर आती है एक सेंट लॉरेंस रिवर। कौन सी रिवर? सेंट लॉरेंस। मैं आपको बड़ा करके भी दिखाती हूँ जितना मैक्सिमम होगा। तो सेंट लॉरेंस रिवर द्वारा जुड़ रही है, और सेंट लॉरेंस जो रिवर है इन सब के पानी को गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस में डाल रही है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर ये जो आपका आता है, दिस इज़ अ न्यू फाउलैंड। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर ग्रांड बैंक है। इसके ऊपर कौन सा बैंक है? ग्रांड बैंक। अब ये ग्रांड बैंक क्या है? ग्रांड बैंक आप ये कह सकते हो विश्व का सबसे बड़ा मत्स्य पालन क्षेत्र है। यहाँ पर संसार की सबसे ज़्यादा मछलियाँ मिलती हैं। यहाँ पर एक तो आपका ये लैब्राडोर सी है। लैब्राडोर सी से ठंडा ठंडा पानी नीचे की ओर आता है, और नीचे से आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन से गरम गरम पानी ऊपर की ओर जाता है, और दोनों ही पानी इस न्यू फाउलैंड द्वीप पर आकर आपस में मिल जाते हैं। और यहाँ पर प्लैंकटन नामक जो जीव है वो अधिक मात्रा में पैदा होता है। दो गर्म और ठंडी वाटर धाराएं मिलने के कारण, करंट मिलने के कारण, और फिर यहाँ पर मछलियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो इसलिए न्यू फाउलैंड भी आप याद रखोगे। अब इसके बाद नेक्स्ट मैं बताने जा रही हूँ आपको रिवर्स की बात करें तो मैंने आपको बताया था उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी रिवर है मिसिसिपी। देखो, ये है मिसिसिपी नदी नॉर्थ अमेरिका की। थोड़ा छोटा कर लेते तब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ जी, तो मिसिसिपी नदी देख लेते हैं। और ये मिसिसिपी नदी ऐसे बहते हुए गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर जाती है, और मिसिसिपी डेल्टा भी बनाती है। और इसका डेल्टा काफ़ी फेमस है क्योंकि ये ब्राइड फुट डेल्टा बनाती है, यानी पक्षी पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है ये रिवर। ठीक है, और इसकी सहायक नदियाँ भी है, जैसे ओहियो नदी, ये यहाँ पर आ गई है। देखो, ओहियो यहाँ पर आ रही है। एक मिसोरी भी है इसकी सहायक नदी, आई थिंक इन्होंने डाला हुआ है या नहीं है। तो ओहियो तो इधर से आती है, और मिसोरी इधर से आकर इसमें मिल जाती है, जो अपने आप में ही काफ़ी बड़ी रिवर है। तो सेंट लॉरेंस आपकी यहाँ से यहाँ तक आती है। ठीक है, एक रिवर आती है यहाँ पर रियो ग्रैंड पे। ये रिवर आपकी ऐसे बहकर ऐसे आती है, ये लिखा हुआ भी है रियो ग्रैंड पे। ये रिवर्स भी आती है। अब नॉर्थ अमेरिका में रिवर्स आपने इंपॉर्टेंट देख ली। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन की बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका में एक तो आती है अलास्का रेंज। दिस इज़ अलास्का रेंज। ये रही अलास्का रेंज, और ये जो अलास्का रेंज है ये अलास्का में ही है, और अलास्का रेंज में ही नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी भी है। ठीक है, माउंट मैकेली, ये लिखा हुआ भी है। देखो, माउंट मैकेली
194 मीटर। उसके साथ साथ नॉर्थ अमेरिका की अगर प्रमुख पर्वतमाला की बात करें तो वो है भाई रॉकी पर्वतमाला। ये आपको देखो इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ भी है रॉकी पर्वतमाला, और ये बिल्कुल किनारे पर नहीं है, बल्कि किनारे पर क्या है, कोस्टल रेंज है। किनारे पर क्या है, कोस्टल रेंज है, और उसके बीच में यहाँ पर आपके कुछ डेजर्ट आ जाते हैं। नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर डेजर्ट आ जाते हैं, और साइड में आती है आपकी रॉकी पर्वतमाला। ठीक है, रॉकी पर्वतमाला। और रॉकी पर्वतमाला माउंट एल्बर्ट जिसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, 4399 मीटर। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, यहाँ पर डाली हुई है। और इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो ये है येलोस्टोन नेशनल पार्क। अब ये जो येलोस्टोन नेशनल पार्क है ये क्या है, येलोस्टोन नेशनल पार्क ये कह सकते हैं हम सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। क्या है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। सबसे पहला नेशनल पार्क, और आई थिंक बड़ा भी है। ठीक है, सबसे पहला, संसार का सबसे पहला नेशनल पार्क येलोस्टोन नेशनल पार्क, जो कि इम्पोर्टेंट है और नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। और मैंने आपको इसकी लोकेशन भी आई थिंक दिखा दी है। यहाँ पर बहुत सारे प्लेट्यू है। अब यहाँ पर भी एक पर्वतमाला आती है इधर नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट वाले पार्ट में, और यहाँ पर आती है जो पर्वतमाला, उसका नाम है अपलेशियन पर्वतमाला। रॉकी पर्वतमाला, अलास्का पर्वतमाला और अपलेशियन, मैंने तीनों ही दिखा दिए, ये ईस्ट में पड़ती है। ठीक है, अब जो पूरे का पूरा नॉर्थ अमेरिका है, इसमें देखो नॉर्थ अमेरिका में आप देखोगे ये है कनाडा, ऊपर कनाडा पड़ता है, ये अलास्का आ जाता है जो कि यूएसए का पार्ट है। यहाँ से आपकी मैक्सिको सिटी आ जाती है, और ये बीच में पड़ता है पूरा यूएसए, ये वाला है पूरा यूएसए। ऊपर कनाडा, ग्रीनलैंड जो कि सबसे बड़ा आइलैंड है संसार का, अलास्का। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर छोटे छोटे द्वीपों की ओर आ जाते हैं। ये है छोटे छोटे द्वीप, और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं पढ़ने की। ये है क्यूबा आइलैंड, जिसे पहले कभी चीनी का कटोरा भी कहते थे, अब नहीं कहते, डेटा बदल चुका है। तो क्यूबा आइलैंड यहाँ पर पड़ता है। उसके अलावा कैरिबियन सी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में भी पूछा जाता है कैरिबियन सी। और उसके साथ साथ वेस्ट इंडीज़, यहाँ पर जो छोटे छोटे आइलैंड है इन्हें वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ के मैच वगैरह होते हैं ना, जब आप देखते हो तो वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ, अब जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, मैं उसको आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। दिस इज अ सारगेसो सागर। ये सारगेसो सागर आपका किस में पड़ता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में पड़ता है। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है सारगेसो सागर। ठीक है, और ये जो है इसकी अगर लोकेशन की बात करें, बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर सारगेसो की, तो आपकी जो ये हम अभी देखते हैं जो कट देखो 30 डिग्री से आई थिंक 25 डिग्री के 30 से 25 डिग्री के आसपास है। देखो 30 डिग्री तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, ये आई थिंक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कर्क रेखा से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच है सारगेसो सी। ये सी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। समुद्र के बीच में ऐसा एरिया जहाँ पर काई जैसे या घास वगैरह ज़्यादा, समुद्र के बीचों बीच घास होती है इसमें। ठीक है, तो ये कितने से कितने डिग्री के बीच है, पीजीटी लेवल पर ये क्वेश्चन भी आता है, और ये भी आता है कि सारगेसो जो सी है वो किस महासागर में है। तो आपको इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, दिस इज अ सारगेसो सी। अब यहाँ पर हम पूरे नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका में आप इधर ही आ जाओ, इस वाले मैप पर ही। नॉर्थ अमेरिका में अगर हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात करें तो यहाँ पर देखो ये पड़ती है आपकी 90 डिग्री वेस्ट, नीचे लिखा हुआ भी है बिल्कुल, इसके सेंटर में से जाती है 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। और भाई आपकी जो कैंसर वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो कर्क वाली है वो मैक्सिको के आसपास जाती है। ठीक है, तो 0 डिग्री भी से टच नहीं करती नॉर्थ अमेरिका को, सिर्फ कर्क रेखा जाती है, वो भी मैक्सिको के आसपास, और उससे ऊपर वाला पार्ट आ जाता है बाकी सारा। तो यहाँ पर सी भी हमने पढ़ लिए, हमने सारगेसो सी पढ़ा, लैब्राडोर सी पढ़ लिया, बेरिंग सी पढ़ लिया, और ओशन तो हम ऑलमोस्ट देख ही चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और सी आता है, ब्यूफोर्ट सी, ये रहा ब्यूफोर्ट सी, ये भी आप देख लो ब्यूफोर्ट सी, ये आपका पड़ेगा बिल्कुल कनाडा के उत्तर में। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये हम फिजिकल मैप ही है जो आपके
सामने खुला हुआ है, यहाँ पर लिखा होगा कैनेडियन शील्ड। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड मीन्स शील्ड यानी कठोर पार्ट, किसी भी लैंड का वो कठोर पार्ट जो काफ़ी लॉन्ग टर्म से है, काफ़ी लंबे समय से है और जो घिसा विसा नहीं है, इस तरीके के पार्ट की बात करें तो वो होता है, ठीक है, शील्ड उसे कहते हैं, शील्ड ज्योग्राफी के अंदर। और दिस इज अ कैनेडियन शील्ड, ये कनाडा के अंदर है, स्ट्रॉन्ग पार्ट है, काफ़ी पुराना भी है। तो ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर अगर मैं मोटे मोटे फिजिकल फीचर्स की बात करूँ तो ध्यान से देखना भाई, ये है आता है ग्रेट बेसिन। देखो ये ग्रेट बेसिन है, ग्रेट बेसिन जो कि क्या है? डेजर्ट है नॉर्थ अमेरिका का। तो देखो इसको अगर फिजिकल फीचर्स की बात करें, हमने रिवर्स देख लिए, माउंटेन दिखा दी मैंने आपको सारी। उसके अलावा मैंने रॉकी माउंटेन, देखो माउंटेन में ये रॉकी माउंटेन आ जाती है, ये ग्रेट प्लेन एरिया आ जाता है नॉर्थ अमेरिका का। और ईस्ट में यहाँ पर अल्पेशियन पर्वतमाला आ जाती है, यहाँ पर सिल्ड वाला एरिया आ जाता है। और ये आपकी बे जो खाड़ी है, जो सागर है, वो सब हमने पढ़ लिए। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमने देख लिए, ओशियन हमने देख लिए, और इसके साथ साथ हमने वेस्ट इंडीज़ वगैरह के बारे में भी अच्छी तरीके से कवरअप कर लिया। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब इसमें आगे देखते हैं। तो यहाँ पर है डेथ वैली। ये क्या है? डेथ वैली। अब ये डेथ वैली से क्या इंपॉर्टेंट है? देखो यूएसए के अंदर पड़ती है डेथ वैली। हाईएस्ट टेम्परेचर पूरे नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट टेम्परेचर यूएसए के अंदर ही है। मृत घाटी भी इसे कहते हैं। टेम्परेचर हाईएस्ट की बात करें तो 57.7 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और ये तो एनुअल रेनफॉल का दिया हुआ है, औसत वर्षा का 0.03 मिलीमीटर। बैटागस में मैक्सिको के अंदर पड़ती है ये जगह। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर अब क्या रहता है हमारा, इसके बाद कोल्डेस्ट एंड ड्राइस्ट चीज़ें हमने देख ली हैं। नॉर्थ पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिका, हाँ जी ये रह गई है। ये कुछ आपके विंड्स हैं यानी हवाएं हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका में बहती है, जहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन आती हैं, तो इनको भी एक बार थोड़ा सा देख लो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर रॉकी पर्वतमाला के आसपास वाले एरिया में हम देखना चाहेंगे नॉर्थ अमेरिका में। तो यहाँ पर जो सेक्वेमिस, कनाडा के अंदर रॉकी पर्वतमाला से यानी आपके जो पैसिफिक ओशन से रॉकी पर्वतमाला की ओर जो हवाएं चलती है उन्हें कहते हैं सेक्वेमिस। ठीक है, सेक्वेमिस यहाँ पर रॉकी पर्वतमाला की ओर चलती हैं। उत्तरी अमेरिका की में चिनूक, रॉकी पर्वतमाला के जो उत्तरी ढलानों पर चलती हैं उन हवाओं को क्या कहते हैं? चिनूक। और यह है वेस्टर्न लाइन्स हवाएं यानी पछुआ पवनी वेस्टर्न लाइन्स। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है ये सीधा एग्जाम में आता है। कैलिफोर्निया के आसपास कौन सी हवाएं बहती है? सेंटा आना कहते हैं इसे। कहते हैं कि जब 25 क्रिसमस के आसपास ये हवाएं बहती हैं, जब वाकई में ही सेंटा का आना होता है उस वक्त। ठीक है, कैलिफोर्निया के आसपास वाले इलाके में। और पूरे नॉर्थ अमेरिका की बात करें ना, तो पूरे नॉर्थ अमेरिका में आपकी जो मेन जो हवाएं हैं, मेन जो ग्रुप चलता है हवा का, वो कौन सा है? वो है उत्तर पूर्वी ट्रेड्स यानी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्वी हवाएं चलती हैं। देखो ये लिखा हुआ उत्तर पूर्वी। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर भी जो हवाएं चल रही है उत्तर पूर्वी। तो मेनली नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रुप चलता है हवाओं का उत्तर पूर्वी रहता है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो कनाडा के अंदर ऊपर से यानी आर्कटिक ओशियन की ओर से जो ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं उन्हें बिजार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बिजार्ड। ठीक है, आपकी यहाँ पर कौन सी खाड़ी थी? हडसन की खाड़ी के आसपास वाले एरिया में कनाडा में बहती है। तो कनाडा में जो ठंडी हवाएं चलती हैं उन्हें क्या कहते हैं? बिजार्ड। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, वैसे तो हमने छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको पूरा नॉर्थ अमेरिका की एक काफ़ी पार्ट में करवाया है। आपको अगर आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हो ना, तो मेरे चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी और प्लेलिस्ट का नाम होगा कॉन्टिनेंट सीरीज नामक प्लेलिस्ट में आपको सारे कॉन्टिनेंट मिलेंगे। और यहाँ पर मैं अब आपको मैप भी करा रही हूँ साथ के साथ, ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरीके से कवरअप हो जाए, क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपको आई थिंक अब सब कुछ समझ में आ गया है कि नॉर्थ अमेरिका में कौन सी चीज़ें कहाँ से रिलेट करती हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय।